फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी? वेलकम टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। और कैसी तैयारी हो रही है फ्रेंड्स? गाइस आज का हमारा सेशन है 116 और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर प्रैक्टिस सेशन की तरह। और इसमें एक चीज़ और है गाइस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो शायद पहली बार आप देखें, इससे पहले आपने नहीं पढ़े हों। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप करने लायक नहीं है। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट में। लाइक से ज़रूर करना है वीडियो को और एक कमेंट भी करना है आपको। और जो अब तक नहीं जुड़े हैं अगर आप मेरे साथ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। मैन इज़ अ पोस्टफुल क्रीचर, दिस इज द थीम ऑफ वन ऑफ सेलीज वर्क। तो ये एक सेली के एक वर्क की थीम है, तो कौन सा वर्क है वो इनका? तो इसकी बात करें तो गाइस ओज़िमेंडियास, ठीक है। ए ऑप्शन पे हम लोग जा सकते हैं। हाउ मैनी कैंटोज डज द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम हैव? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो बीबी शैली का वर्क है उसमें कितने कैंटोज हैं टोटल? 10, 11, 12 या फिर 13? तो यहाँ गाइज आपको 12 कैंटोज मिलते हैं, है ना। 12 कैंटोज मिलते हैं। ऑडिपस टायरेनस हैज़ कितने? ये जो ऑडिपस टायरेनस है पीबी शैली का ही ये वर्क है, तो इसमें आपको कितने एक्ट मिलेंगे? 1, 2, 3 या फिर 4? तो यहाँ बात हो रही है गाइज 2 एक्ट्स की, इसमें केवल 2 ही एक्ट हैं। शैलीज मास्क ऑफ अनार्की इज आ, शैली का जो वर्क है मास्क ऑफ अनार्की, ये क्या है? क्या कोई ऑड है, ट्रेजेडी है, रोमांस है या फिर सेटायर है? तो गाइज ये एक सेटायर है बिल्कुल। Among the English novelists, Dickens is neither the most consummate artist nor the finest psychologist. तो who said about Lamb? ये बात लैम के बारे में किसने कही है? बहुत बढ़िया बात है गाइस कि जो इंग्लिश नॉवलिस्ट के बीच में जो डिकन्स थे, ना ही तो मोस्ट कंज्यूमेट आर्टिस्ट थे और ना ही फाइनेस्ट साइकोलॉजिस्ट थे। तो किसने कही है ये बात चार्ल्स डिकन्स के बारे में? तो इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो कौन सा होगा यहाँ पे इसका आंसर? तो ये गाइज ये बात कही है केजामियन ने। सी ऑप्शन पे जाएंगे आप। विच नोवेलिस्ट वॉज अ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर? इनमें से कौन सा नोवेलिस्ट ऐसा है जो एक पार्लियामेंट्री रिपोर्टर रहा है? तो बिल्कुल इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ये आपका टी.एस. एलियट है, चार्ल्स लैम्ब है, मैथ्यू अर्नोल्ड है या फिर अल्फ्रेड टेनिसन है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है। द डिग्रेडेशन एंड सफरिंग्स ऑफ द पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउसेज, जो इंग्लिश वर्क हाउसेज के अंदर डिग्रेडेशन होता था और सफरिंग्स जो होती थी पुअर लोगों के लिए, तो वो सब्जेक्ट मैटर है इनमें से कौन से प्ले का? डिकन्स का कौन सा नॉवल ऐसा है जो इस थीम को जो है रखता है? पिकविक पेपर्स है, एपिसोडिक नॉवल है इनका सबसे पहला, और डॉम्बी एंड सन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस या फिर ओलिवर ट्विस्ट। तो ये ओलिवर ट्विस्ट है। इसकी बात करें तो 1837 के 39 में ये जो है आया था ओलिवर ट्विस्ट। Who recommends high seriousness and criticism of life? हाई सीरियसनेस और क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ को कौन मतलब रिकमेंड्स करता है? तो बिल्कुल ये तो बहुत आसान आंसर है, मैथ्यू अर्नोल्ड होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच वर्क ऑफ अर्नोल्ड इज अ प्ली फॉर लिबरलिटी इन रिलीजन? जो अर्नोल्ड थे उनका ऐसा कौन सा वर्क है जो प्ली है किस चीज़ के लिए? लिबरलिटी के लिए, रिलीजन की लिबरलिटी की बात करता है। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, डोवर बीच, ये क्या है गाइज? लिटरेरी एंड डॉगमा, लिटरेचर होना चाहिए ना ये तो पूरा, लिटरेचर एंड डॉगमा। हाँ सॉरी गाइज बिल्कुल, और लिटरेचर है ये वर्ड क्या है? सी ऑप्शन में लिटरेचर है ये पूरा। ये मैंने थोड़ा ये TURE और जोड़ लीजिए आप, लिटरेचर हो जाएगा। तो लिटरेचर एंड डॉगमा जो है इनका वर्क, सी ऑप्शन यही हो जाएगा। बाय विच टर्म आर्टिस्ट एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस, एरिस्टो बहुत टाइप हो रहा है तो एरिस्टोक्रेटिक, ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस आर नॉन। आपको पता है कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं उन्होंने अपने एक वर्क में जो है कल्चर एंड एनार्की में शायद इन्होंने 3 टाइप की जो है टर्म्स दी हैं। एक तो फिलिस्टाइन है, बारबरियन है, हिब्राइज्म है। तो यहाँ पर बात हो रही है एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस की। तो गाइज फिलिस्टाइन जो होते हैं उनको एरिस्टोक्रेटिक क्लास को उन्होंने क्या कहा है? उसके अंदर फिलिस्टाइन कहा है, फिलिस्तीन कह सकते हैं। टेनिसन सा नेचर विद द आई ऑफ अ पोएट एज वेल एज अ, तो टेनिसन जो थे उन्होंने देखा है किस चीज़ को? फिलिस्टाइन मैंने सही बताया क्या? मुझे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है गाइज, सॉरी। पीछे वाले क्वेश्चन पे जाइए आप लोग एक बार, मुझे ठीक। हाँ एरिस्टोक्रेटिक क्लासिक की बात करें तो बारबरियन, जो मिडिल क्लास है उसको फिलिस्टाइन बोला इन्होंने, है ना। सॉरी गाइज मैं गलती कर गई थी यहाँ पे, बारबरियन होगा इसका। और ये जो फिलिस्टाइन होती है मिडिल क्लास की बात करती है।
ठीक है, मिडल क्लास। ओके, चलिए। टेनिसन सा नेचर विद द आई ऑफ अ पोएट एज वेल एज, जो टेनिसन थे उन्होंने नेचर को देखा एक पोएट की तरह और साथ ही साथ किसकी तरह, क्या साइंटिस्ट, फिलोसफर, डॉक्टर या फिर राइटर, तो यहाँ बात हो रही है साइंटिस्ट की, ठीक है। एज अ साइंटिस्ट भी उन्होंने जो है नेचर को देखा। इन विच वर्क ऑफ टेनिसन क्वीन गैनिवर अपीयर्स, कौन से वर्क के अंदर इनके जो क्वीन गैनिवर हैं वो अपीयर होती हैं, मॉड, प्रिंसेस, क्रॉसिंग द बार या फिर पासिंग ऑफ अर्थर, तो ये जो है इसका जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा डी ऑप्शन, यानी कि पासिंग ऑफ अर्थर, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ रेनेसा, इनमें से कौन सी जो फीचर हैं वो रेनेसा की हैं, इनमें से एक भी हो सकती है, दो या तीन, बताइए, या फिर सारी हैं। तो इनमें से कई जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा पहली, दूसरी और चौथी, यानी कि आपका जो इंडिविजुअलिज्म है, इंटरेस्ट इन हिस्ट्री है, और आपका जो बनता है शायद फोर्थ, ये डी हो जाएगा, है ना। तो ये जो तीनों हैं ये बिल्कुल हमारी रेनेसा की फीचर हैं, ये जो टॉलेमिक एस्ट्रोनॉमी है ये हमारी फीचर जो है रेनेसा की नहीं है, ठीक है। Who of the following English sovereigns was deeply interested in witchcraft, इनमें से कौन से ऐसे सॉवरिन हैं, मतलब रूलर हैं, जो विच क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, जेम्स फर्स्ट या फिर एडवर्ड सिक्स। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सी ऑप्शन पे जाएंगे आप, यानी कि आपका हो जाएगा जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट जो थे वो काफ़ी विचक्राफ्ट, चुड़ैलों वगैरह वगैरह में जो है तांत्रिक विद्याओं में यकीन रखते थे, ठीक है। और जो विचक्राफ्ट है अगर इसकी देखें, उन्होंने एक बुक भी लिखी है इसके बारे में, डेमोनोलॉजी, ठीक है, क्या लिखी है, डेमोनोलॉजी। और शेक्सपियर के अंदर जो है, हाँ चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा टेक्स्ट ऐसा है जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से मैच नहीं करता है। जॉन हेनरी न्यूमैन का लॉस एंड गेन, चार्लोट मैरी यंग का सीन्स ऑफ क्रिटिकल लाइफ, जेराल्ड मैनले हॉपकिंस का द वीक ऑफ ड्यूचेंट, या फिर जॉन केबल का द क्रिश्चियन ईयर, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो ये मैच नहीं करता है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, और आपका ये बनता है गाइज, ये बनेगा आपका जो हमारा डी ऑप्शन है, यानी कि जॉन केबल। जॉन केबल नहीं होंगे बल्कि यहाँ एडवर्ड पुसी होने चाहिए। कौन होने चाहिए, ये आपका गलत है, यहाँ पे एडवर्ड EDWARD, एडवर्ड PUSEY, ये होने चाहिए एडवर्ड पुसी। बाकी हमारा जो जॉन हेनरी न्यूमैन है ये बिल्कुल लॉस एंड गेन से है। चार्लोट मैरी यंग भी हमारे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से यकीन रखते हैं, मतलब सही है ये मैच। और जेराल्ड, ये तीनों मतलब एक जो रिलेट हैं ये बिल्कुल ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेट करते हैं, लेकिन जो ये वर्क है ये हमारा एडवर्ड पुसी का है, जॉन केबल का नहीं है, द क्रिश्चियन ईयर, ठीक है। विच 3 जर्मेनियन ट्राइब्स इन्वेडेड ब्रिटन्स, मतलब ब्रिटन्स को जो है कौन सी ट्राइब्स के साथ, कौन सी ट्राइब्स ने इन्वेड किया था 5th सेंचुरी AD में, ब्रिंगिंग दैम टू द रूट्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश की जड़ें जमाने के लिए। तो यहाँ द डेन्स, सेक्सन्स एंड सेल्ट्स की बात हो रही है, तो कौन सा यहाँ पे आपके लिए सही होगा, पढ़ लीजिए इनको अच्छे से और देखिए कौन सा आप यहाँ पे सही मार्क करेंगे। तो द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रियली स्टार्टेड विद द अराइवल ऑफ 3 जर्मेनिक, है ना, जो हिस्ट्री हमारी शुरू होती है इंग्लिश लैंग्वेज की वो बिल्कुल इन 3 ट्राइब्स से ही होती है, लेकिन वो कौन कौन सी हैं, तो गाइज वो एंजल्स हैं, सेक्शंस हैं और जूट्स हैं, ठीक है, एंजल्स, सेक्शंस और जूट्स। तो ये देख लीजिए किसके अंदर है ना, तो ये आपका बन जाएगा एंजल, सेक्शंस और जूट्स, यानी कि बी ऑप्शन होगा, है ना, जूट्स, एंजल्स और सेक्शंस। ओके, चलिए। इन कोल्ड ब्लड, अच्छा कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है, देखिए कोल्ड ब्लड का मतलब होता है बहुत ही क्रूअल्टी के साथ, है ना, बहुत ही ज़्यादा निर्दयता के साथ, बहुत ही ज़्यादा क्रूअल्टी के साथ जब कोई काम करता है किसी चीज़ को, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, डेलिबरेटली कहेंगे, ठीक है। इंडिफरेंटली होता है जब उदासीनता के साथ, मतलब हम कुछ कर रहे हैं तो फ़र्क हमारे ऊपर कोई नहीं पड़ रहा है, तो इंडिफरेंटली अगर हम कुछ चीज़ हो रही है तो वो बिल्कुल होगा। अनइंटेंशनली होता है बिना किसी इरादे के, और इन एंगर होता है गुस्से में, ठीक है, तो डेलिबरेटली होगा कोल्ड ब्लड के लिए। एवरी वर्डिक्ट दैट ही गेव वॉज शू जेनरिस, मतलब एवरी वर्डिक्ट, हर शब्द जो उसने, हर वर्डिक्ट जो भी कथन उसने दिया है वो सब शू जेनरिस है। तो शू जेनरिस जो है कौन सा वर्ड यहाँ पे उसके लिए है, वेल बैलेंस्ड है, मतलब अच्छे से बैलेंस्ड, सेंसेशनल है, चैलेंजेबल है या फिर यूनिक है। तो जो शू जेनरिस है इसका मतलब होता है यूनिक, ठीक है।
पैनेलोप्स वेब, इसका मतलब बताइए क्या होगा। कॉम्प्लिकेटेड वेब मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जाला होता है, वेब मीन्स, ठीक है, जाल होता है, और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है कोई, या फिर अनएंडिंग वर्क है, या फिर अनएंडिंग लाइफ। अनएंडिंग लाइफ तो किसी की भी नहीं होती है, तो ये हमारा सी ऑप्शन पे जा सकते हैं, यानी कि एन अनएंडिंग वर्क। ठीक है, चलिए। द बॉय स्टूड ऑन द टेबल टू कैच द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। अच्छा, ऑडियंस की अटेंशन को कैच करने के लिए, ठीक है, ऑडियंस की अटेंशन को कैच करने के लिए जो बॉय था ऑन द टेबल पे खड़ा हो गया। तो यहाँ ऑडियंस की अटेंशन कैच करने के लिए, तो ऑन द टेबल जो है ये क्या है, ये आपकी नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या फिर एडवर्बियल फ्रेज है। गाइस अच्छे से देखिए, अगर पोजीशन बता रही है, ये चीज़ पोजीशन बता रही है खड़े होने की, है ना, तो स्टूड जो वर्ड है वो हमारी वर्ब है। वर्ब जो स्पेसिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, तो वो हमारा क्या होता है, एड होता है। द पोजीशन बता रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इट रिमेंड हिम ऑफ द हाउस दैट ही यूज टू लिव इन। तो इसमें क्या होगा, ये कौन सी, क्या ये कोई फ्रेज है, लिव इन जो वर्ड है यहाँ पे, दैट ही यूज टू इन लिव इन, तो बहुत अच्छे से आप इनको देख सकते हैं, क्या ये फ्रेज है, रिलेटिव क्लॉज है, प्रेडिकेट है, या फिर एडवर्बियल क्लॉज है। तो अच्छे से इसको देखें गाइज, ये बता रहा है हाउस, हाउस वो घर, दैट ही यूज्ड जिसमें वो रहा करता था, तो ये घर की स्पेशलिटी बता रहा है। घर की स्पेशलिटी, बिल्कुल ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज एक ही बात होती है, तो बी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे, यानी कि रिलेटिव क्लॉज की बात हो रही है। भाई एडजेक्टिव के, अगर एडजेक्टिव हमें शो हो रहा है उसमें, तो बिल्कुल वो एडजेक्टिव क्लॉज होगी, तो ये बहुत आसान होता है इसको निकालना, और पीछे मैंने आपको एडवर्बियल फ्रेज क्लॉज निकाल के बताया है, तो अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ ही हैड आस्क्ड मी, तो अगर वो उसने मुझसे कहा होता, तो आई विल हेल्प हिम, आई वुड हेल्प हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, या फिर आई हैड हेल्प्ड हिम। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन, एक तो जीरो कंडीशनल होता है जिसमें दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, सेकंड हमारा होता है विल से बनता है, तो उसके साथ बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। अगर हमारा सेकंड फॉर्म आया हुआ है तो बिल्कुल कंडीशनल में, इफ़ वाले में अगर हमारी सेकंड फॉर्म आई हुई है वर्ब की, तो हम उसको वुड से बना देंगे, लेकिन अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो हम बिल्कुल वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म से उसको बनाएंगे। ये हमारी थर्ड कंडीशनल होती है, तो सी ऑप्शन पे जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो बिल्कुल गाइज ये थे हमारे आज का क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए इनको पढ़ते रहिए और सारी की सारी वीडियो पढ़ जाइए गाइज, बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपको डेफिनेटली। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर गाइज।